हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशनल की एनालिसिस करेंगे, उसके साथ में हम उसके एप्लीकेशंस को भी पढ़ेंगे। तो वेलकम टू एक्सटे पाठशाला। लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि मतलब डायमेंशन पढ़ते क्यों हैं और ये डायमेंशन का कॉन्सेप्ट आता कहाँ से है। तो मैंने आपको याद होगा जब मैंने आपको एसआई यूनिट्स पढ़ाई थी, मैंने सारे के सारे 7 एसआई यूनिट्स पढ़ाए थे, जिसमें मैंने 2 एक्स्ट्रा भी पढ़ाए थे, जिसमें स्टेरेडियन और रेडियन के बारे में पढ़ाया था। तो ये सारी की सारी यूनिट्स का क्या रहता है कि एक प्रेजेंटेशन होता है। ये फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। इन्हीं फंडामेंटल यूनिट्स से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक डेराइव्ड यूनिट को डिफाइन करते हैं। तो वो जो डेराइव यूनिट हमारी आती है वो कहाँ से आती है, फंडामेंटल यूनिट से। ऐसे ही हम उन फंडामेंटल यूनिट का जब भी हम एक फॉर्मूला क्रिएट करते हैं तो उसकी कुछ क्या रहती है, डायमेंशन रहती है। उसमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम एक डायमेंशन प्रोवाइड करते हैं फिजिक्स में। उस डायमेंशन के थ्रू हम बहुत सारी एनालिसिस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है वो हमारे लिए। सपोज कि हमें किसी भी इक्वेशन की कंसिस्टेंसी पता करनी है तो हम उस डायमेंशन को पुट करके LHS इक्वल टू RHS कर सकते हैं, जैसे कि मैं भी यहाँ पे बताऊंगा एज ए एप्लीकेशन। वो कर सकते हैं। या फिर हमारे पास कुछ रिलेशंस हैं कि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस एंड दिस ऑल, और हम वहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं, क्या एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमारा ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है फिजिक्स में किसी भी फॉर्मूलाज को डेराइव करने के लिए या उसकी कंसिस्टेंसी को बताने के लिए। इसीलिए हम डायमेंशंस का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सारे के सारे जो हमारे फंडामेंटल डायमेंशंस हैं उनको लिखता हूँ, देन आफ्टर आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट। ओके। तो डायमेंशंस आर दी dimensional equations are used to represent physical quantity। ठीक है। तो किसको, फिजिकल क्वांटिटी को किस क्या रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं, वो क्या रहते हैं, हमारे डायमेंशनल इक्वेशंस। ठीक है। तो डायमेंशनल इक्वेशन में जैसे मैं आपको बताऊं, अगर मैं मास है और मास को मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ यूजिंग अ डायमेंशनल इक्वेशन, तो जो इसकी डायमेंशनल होती है वो क्या होती है, m। और डायमेंशनल इक्वेशन को लिखने का हमेशा जो वे होता है वो हमेशा हम तुम्हारा कैसा रहता है, स्क्वायर ब्रैकेट का हम यूज करते हैं। ये और ध्यान रखना। तो हमेशा जब भी मैं किसी भी डायमेंशन को लिखूंगा तो उसमें मैं किसका यूज करूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करूंगा। ये तो मैं फंडामेंटल लिखने वाला हूँ कि इन्हीं का यूज करके हम किसी भी डायरेक्ट क्वांटिटी का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दीज फंडामेंटल डेराइव्ड डायमेंशंस। जैसे कि टाइम है, तो टाइम के लिए मेरा क्या रहता है, t। ठीक है। वैसे ही आपका मास हो गया, टाइम हो गया, उसके बाद में आपका आ जाएगा लेंथ। लेंथ के लिए हम लोग L यूज करते हैं। ठीक है। और है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जैसे कि मैंने बोला था कैंडेला होता है उसका यूनिट, तो इसको हम लोग डायरेक्ट CD लिखते हैं। ठीक है। एंड टाइम हो गया आपका D L एंड CD, ऐसे करके और भी आ जाते हैं। ठीक है। एम्पियर आ जाता है, एम्पियर करंट, तो इसके लिए हम लोग A यूज करते हैं। ठीक है। टेम्परेचर अगर आ गया, टेम्परेचर, तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, K यूज करते हैं। तो ऐसे करके ये सारे के सारे हमारे डायमेंशंस यूज होते हैं। तो आपको कई बार जेई मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं कि कोई भी एक फॉर्मूला दिया दिया जाता है और उस फॉर्मूले के थ्रू आपको डायमेंशनल फार्मूला लिखना होता है। तो वो एक्चुअल में डायमेंशनल फार्मूला होता क्या है, हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि वो डायमेंशन इक्वेशन कहाँ से निकाली जाती है, कैसे निकाली जाती है। तो आई होप को आपको ये फंडामेंटल चीजें समझ में आई होंगी। अब देखिए मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ और आपको बना के दिखाता हूँ कि डायमेंशनल फार्मूला कैसे बनाया जाता है। ठीक है। हाउ टू क्रिएट डायमेंशनल फार्मूला। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। सपोज कि मैंने बोला कि आपको वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहला जो स्टेप है आपका वो है कि वेलोसिटी का आपको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वेलोसिटी मेरी क्या होती है, एक स्पीड ही तो होती है। तो जब भी मैं वेलोसिटी फाइंड करता हूँ तो वो क्या आता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया, एक वेलोसिटी जो थी कि डेराइव्ड क्वांटिटी थी वो मैंने रिप्रेजेंट कर ली यूजिंग अ फंडामेंटल क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस मेरा किस में होगा, लेंथ, है ना, और टाइम मेरा किस में होगा, सेकंड में। तो ये जो लेंथ L और सेकंड जो है तुम्हारा वो क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए देखिए हम क्या यूज कर रहे हैं, लेंथ के लिए हम क्या डायमेंशन यूज करते हैं, L। तो इसको यहाँ पे L लिखेंगे। टाइम के लिए हम क्या डायमेंशन यूज करते हैं, T। तो इसको यहाँ पे T लिखेंगे। इस T को मैं ऊपर लेके जाऊंगा और एक ही ब्रैकेट में लिखूंगा LT और -1। LT को ऊपर ले गया तो LT -1।
तो ये जो फॉर्मूला आया है ये वेलोसिटी का क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो समझ में आया आपको कैसे करना है? कुछ नहीं है, बस सबसे पहले हमें उसका रिलेशन पता होना चाहिए एंड उस रिलेशन में हमें आना चाहिए कि हमारा जो उनको कैसे भी करके हमें फंडामेंटल यूनिट में क्या कर लेना है, कन्वर्ट कर लेना है। तो जैसे ही आपका फंडामेंटल यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा, उनके डायमेंशनल फॉर्मूले को लिखिए, उन डायमेंशनल फॉर्मूले को सॉल्व करिए और जो भी आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, डायमेंशनल इक्वेशन। सेकंड में आपको बताता हूँ एक्सेलरेशन। ठीक है, मैं छोटे छोटे से चल रहा हूँ, अभी थोड़ा बड़ा भी बता दूंगा एक आध। तो एक्सेलरेशन जब भी हम निकालते हैं तो एक्सेलरेशन का ए का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या रहता है आपका, जैसे कि ये एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी, ठीक है, और वेलोसिटी में ही हम क्या किसका डिवाइड कर देते हैं, टाइम का, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही तो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो वेलोसिटी का हमारा क्या आया था यहाँ पे, एल टी माइनस वन, और टाइम के लिए क्या है, टी। तो इस टी को ऊपर लेके जाएंगे तो एल टी माइनस वन, और माइनस ये वन ऊपर जाएगा, माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस टू। तो ये देखिए यहाँ से एल टी माइनस टू आ गया। अब अगर मुझे सपोज कि वेलोसिटी का ये डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है याद, तो सिंपल मैं क्या करता, वेलोसिटी को मैं पहले डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखता। तो यहाँ पे टाइम मल्टीप्लाई टाइम दो बार आ जाता, फिर डिस्टेंस के लिए एल, टाइम के लिए टी और टी। तो ये टी टी मल्टीप्लाई हो गया क्या हो जाती है, डबल टी, और डबल टी ऊपर जाते तो टी माइनस टू। देखो दोनों तरीके से सेम आ गया। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें किसी चीज़ का फॉर्मूला याद नहीं है, डायमेंशनल फॉर्मूला याद नहीं है तो हम निकाल नहीं सकते। तो आप क्या करें, उसको चेंज कर दें, उसको डेराइव्ड यूनिट से किस में ले जाएं, फिजिकल या फिर फंडामेंटल यूनिट में ले जाएं, उस फंडामेंटल यूनिट से बनाते हुए लाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। तो इसी चीज़ को उसी को याद नहीं करना है। देखिए वेलोसिटी था, एक्सेलरेशन आ गया। अब देखिए इसके बाद मैं फोर्स निकालने वाला हूँ। तो फोर्स जो होता है वो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जब भी हम आगे जो चैप्टर्स हमारे आने वाले हैं कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हो गया, और भी सारे चैप्टर जो नेक्स्ट आएंगे, उनमें आप देखेंगे कि सब में तुम्हारा डायमेंशनल फार्मूला वो पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने इन फार्मूलेज के बारे में पढ़ा नहीं है, तो हमें फार्मूले नहीं पता। तो जैसे ही हमें क्या करेंगे, फार्मूले पता चलेंगे, हम डायमेंशनल इक्वेशंस का यूज कर करके उनके क्या निकालेंगे, डायमेंशनल फार्मूले निकालेंगे। और इसका 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन भी आता है बोर्ड एग्जाम में, और मेंस में भी पूछ लेते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला बताइए इसका करके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ईजी भी है। ठीक है, तो ये मास हमारा किस में हो जाएगा, एम। एक्सेलरेशन का अभी अभी मैंने निकाला है, क्या निकाला, एल टी माइनस टू। नहीं है याद, एक्सेलरेशन की वैल्यू वेलोसिटी अपॉन टाइम रखो, फिर वेलोसिटी अगर याद नहीं है तो वेलोसिटी को डिस्टेंस अपॉन टाइम रख दो, वहां से निकाल लो। तो ये क्या बन जाएगा, एम एल टी माइनस टू। तो यहाँ मैं एक जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको कि कैसे हम फॉर्मूले से डायमेंशनल फार्मूला क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर्स में और ज़्यादा स्टडी करेंगे, तब और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आता है, आई होप कि ये समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि डायमेंशनल इक्वेशंस का जो एप्लीकेशन है वो कहाँ है। ठीक है, आप इसको पॉज करके नोट करिए, तब तक मैं रफ करता हूँ। ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे अब डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन, मतलब हम एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो डायमेंशंस का हम इस यूज़ कहाँ करते हैं, अगर हम डायमेंशन बना रहे हैं तो इसका यूज़ कहाँ करते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था आपको, तो किसी भी इक्वेशन की कंसिस्टेंसी फाइंड करने के लिए या किसी इक्वेशन के फॉर्मूले को डेराइव करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डायमेंशंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा कि वहाँ पे हम कैसे यूज़ कर पा रहे हैं उसको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, होमोजेनिटी। होमोजेनिटी जैसा नाम है वैसा ही काम है। होमो मतलब होता है सेम, मतलब कि जब भी आप कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, उसमें एक होमोजेनिटी दिखनी चाहिए। मतलब कि मेरा जो LHS साइड है वो मेरा RHS के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे कि हम लोग मैथ में पढ़ते हैं कि x इज इक्वल टू 2x प्लस वाई है, तो जब भी मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये वाला पार्ट मेरा इस पार्ट के क्या होना चाहिए, इक्वल। मुझे x और y की ऐसी दो वैल्यूज लेनी पड़ेंगी कि जिसमें मेरा इस वाला पार्ट और इस वाला पार्ट दोनों के दोनों कैसे हो, सेम हो। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और यही कॉन्सेप्ट आपका फिजिक्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इन अ फिजिकल क्वांटिटी।
ठीक है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमारा कैसा होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तभी भी कभी कोई भी इक्वेशन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को जो फॉलो करेगी वही क्या रहेगी, राइट रहेगी फिजिक्स में। ठीक है। तो अब मैं इसी को बोलूंगा कंसिस्टेंसी। ठीक है। तो सपोज कि मैंने एक तो मैं अभी आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि कंसिस्टेंसी किसी भी इक्वेशन की कैसे चेक करते हैं। सपोज मेरे पास कोई एक इक्वेशन दे रखा था, x इज इक्वल टू एक्स नोड प्लस वी नोड टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ठीक है। जिसमें मुझे बता भी दिया गया कि जो x है वो आपका फाइनल पोजीशन है, जो मेरा x नोड है वो मेरा इनिशियल पोजीशन है, t मेरा टाइम है, और a है जो मेरा वो क्या है, एक्सीलरेशन है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है कि इनको वेरिएबल्स जितने भी दे रखे हैं इक्वेशन में उनको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। सेकंड मेरा काम ये है कि जो भी मैंने वेरिएबल यहाँ पे लिखे हैं उनका मुझे डायमेंशंस पता होना चाहिए। तो मैं जब भी x मेरा क्या है, पोजीशन है, तो यहाँ पे मेरा ये पोजीशन किस में होगा, लेंथ में, और लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, l, क्योंकि ये क्या है, लेंथ है फर्स्ट। देन मेरे पास सेकंड x नोड जो है वो इनिशियल पोजीशन है और इसकी भी डायमेंशन क्या होगी, लेंथ, क्योंकि डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस को किस में मेजर करोगे, लेंथ में। और t मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम। तो टाइम के लिए किसका क्या होती है डायमेंशन, t, टाइम अभी मैंने पीछे बताया था। और यहाँ पे मेरा क्या है, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट लिख लो LT-2। ठीक है, ये मेरा एक्सीलरेशन हो गया। और नहीं है याद तो इसको डेराइव कर लो, डेराइव करना मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके हो गए सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या किया हमने कि इन सारे के सारे वेरिएबल्स जितने भी थे उनको आइडेंटिफाई किया। सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया, सारे के सारे डायमेंशन लिख लिए। अब देखिए उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब मैं लिखूंगा यहाँ पर LHS। तो LHS मेरे पास क्या है, x, और x का मेरे पास डायमेंशन क्या है, l, सिंपल। अगर मेरे पास यहाँ और कुछ होता तो मैं उसको भी लिखता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ x है तो x लिख लिया। ठीक है। देन आफ्टर आई विल चेक ऑन राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में मेरे पास यहाँ पे क्या है, x नोड। तो x नोड के लिए मेरा l डायमेंशन आ गया। v नोड मेरे पास है वेलोसिटी, तो ये मेरा वेलोसिटी v नोड है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का क्या होता है, LT-1। ठीक है, पीछे देखा था अभी। तो यहाँ पे वेलोसिटी के लिए मैं क्या लिखूंगा, LT-1, और यहाँ t है तो मल्टीप्लाई में यहाँ पे t भी आएगा, प्लस 1/2। एक्सेलरेशन के लिए LT-2 मल्टीप्लाई में t स्क्वायर है तो यहाँ पे मुझे t का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। समझ में आया। तो आप ऐसे लिख लो। तो LHS और RHS आ गया। अब देखिए ध्यान से, पॉइंट 1, टू चेक कंसिस्टेंसी। जब भी हम कंसिस्टेंसी को क्या करते हैं, चेक करते हैं, देन कन्वर्ट प्लस और माइनस इनटू इक्वल। प्लस और माइनस को हम क्या मान के चलेंगे, इक्वल। तो यहाँ पे हमारे प्लस और प्लस दोनों जगह हैं तो हम इनको क्या मान लेंगे, इक्वल मान लेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है आपका, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट जो रिमेंबर करना है वो क्या है, इग्नोर कांस्टेंट। जो भी तुम्हारे कांस्टेंट है उनको क्या कर देना, इग्नोर। तो जैसे कि यहाँ पे 1/2 था, एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर था, तो ये कांस्टेंट हो गया, इसको हम क्या कर देंगे, इग्नोर। क्यों करेंगे इग्नोर, इसका रीजन क्या है, इग्नोर हम क्यों करते हैं, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट टर्म का जो होता है वो क्या होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। कांस्टेंट हमारा कैसा होता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, इसी वजह से हम उसको क्या कर देते हैं, इग्नोर। तो कहीं पे भी आपको पाई दिखे, 2 दिखे, या फिर स्पीड ऑफ कांस्टेंट की वैल्यू, म्यू की वैल्यू, एप्सिलॉन की वैल्यू, जितने भी आपके प्लैंक कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जितने फिजिक्स में यूज होते हैं, उन सब की वैल्यू आप क्या मान के चलेंगे, डायमेंशनल क्वांटिटी मान के चलेंगे। क्योंकि डायमेंशनलेस मान के चलेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे कैसे होते हैं, कांस्टेंट, इसी वजह से डायमेंशन लेस। तो इस वजह से हम इसको क्या कर देते हैं, इग्नोर। तो इन दो पॉइंट को हमें क्या करना है, रिमेंबर रखना है। अब देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं। तो LHS में मेरे पास क्या था, L, RHS में मेरे पास यहाँ क्या है, L, प्लस LT-1 और T। तो T में 1 है, 1 को जब मैं ऐड करूंगा तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, L। और प्लस को मुझे किस में कन्वर्ट कर देना है, इक्वल में। प्लस को किस में कन्वर्ट करना है, इक्वल में। 1/2 को क्या करना है, इग्नोर।
यहाँ पे एल टी माइनस टू और टी टू, तो 2 और 2 0 हो गया, तो यहाँ क्या बचा सिर्फ एल। और ध्यान से देखिए एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है और हर एक टर्म जो है वो आपस में कैसे है, इक्वल है। तो इसी को बोलते हैं द इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। इक्वेशन है कैसा आपका, कंसिस्टेंट है और करेक्ट, कुछ भी कह सकते हैं। कंसिस्टेंट भी है और करेक्ट भी है, मतलब वो होमोजेनिटी प्रिंसिपल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो ऐसे करके आप कोई भी अगर आपने फॉर्मूला डेराइव किया है तो उस फॉर्मूले में आप सिंपल सारे वेरिएबल्स जो आपने डिफाइन कर रखे हैं उनका आप डायमेंशन लिखें। अगर वो डायमेंशन आपके इक्वल आते हैं तो वो फॉर्मूला भी आपका कैसा हो सकता है, करेक्ट हो सकता है। आई होप कि ये चीज़ समझ में आई होगी। तो किसी भी तरह की आपकी कंसिस्टेंटी को आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये आपका क्या था, फर्स्ट एप्लीकेशन था, चेक दी कंसिस्टेंसी। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। आप इसको लिखिए, तब तक मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, एक और मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ। हाँ, हमें चेक करना है कि ये करेक्ट है कि नहीं। क्या है कि 1/2 mv² इज इक्वल टू mgh। मैंने ये आपको दे दिया और मैंने आपको यहाँ पे बता भी दिया कि जो m है वो आपका मास है किसी एक बॉडी का, v जो है उस बॉडी की वेलोसिटी है, g जो है वो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, एंड जो h है आपका वो आपका हाइट है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको दे दी और इसका मैंने आपको बोला कि आप ये मुझे चेक करके बताइए। अब आपको अगर यहाँ पे दिख रहा होगा तो 9th या 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला किसका होता है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। और ये mgh क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब हमें दोनों चीज़ें एनर्जी हैं, तो बाय थ्योरी तो हमें तो पता है कि ये एनर्जी जो है वो एनर्जी के इक्वल हो सकती है। ठीक है, लेकिन हमें इसको प्रूफ भी करके दिखाना है कि क्या ये इक्वल है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे मास, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट का क्या पता होना चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मास के लिए मैं क्या लिखता हूँ, m, वेलोसिटी के लिए LT-1, याद हो गया होगा। और यहाँ पे देखिए जो g है वो क्या है, एक्चुअली एक्सेलरेशन है। भले ही वो ग्रेविटी की वजह से है, इट्स ओके, बट है क्या, एक्सेलरेशन है। तो इसकी भी जो डायमेंशन रहेगी वो क्या रहेगी, LT-2, जो कि पुराने एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन की थी। और हाइट आपका क्या होगा, डिस्टेंस होगा, तो इसके लिए आप क्या आएगा, एल आएगा। ठीक, अब इसको रख दीजिए सेकंड पार्ट में जैसे मैंने बताया था। तो यहाँ पे 1/2 है, भगनाई 2 को क्या कर देंगे, इग्नोर, क्योंकि कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस होता है। m की वैल्यू m, वेलोसिटी की जगह पे आपका क्या आएगा, LT-1, और देखिए सॉरी LT-1, और इसकी पावर कितनी है यहाँ पे 2, इक्वल m के लिए m, ग्रेविटी के लिए LT-2 और हाइट के लिए L। ठीक है, अब सिंपल मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ और इसको एक साथ लिख लेता हूँ। तो L का पावर 2 तो L2, T 2 बन जाए 2 तो 2, ये आ गया MLT-2। और यहाँ पे भी आपका M, L1 कितने हो जाएंगे, L2, और यहाँ पे T-2। तो देखिए ML2 T-2 और ML2 T-2 दोनों के दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो इसी को बोलते हैं कि ये फॉर्मूला आपका कैसा है, करेक्ट और कंसिस्टेंट। ठीक है, तो समझ में आया। तो ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है। ठीक है, कभी कभार इनकंसिस्टेंट का भी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन 90% आपसे कंसिस्टेंट कोई क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए और लिख लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन है डिड्यूसिंग द रिलेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अब आपके पास क्या रहेगा, काफ़ी सारी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, उनमें कुछ रिलेशंस दिए गए होंगे। सॉरी, रिलेशन हमें क्या करना पड़ेगा, उसका रिड्यूस मतलब निकालना पड़ेगा, कंप्यूट करना पड़ेगा यूजिंग डायमेंशन। किसकी हेल्प से, डायमेंशन। एक्चुअली में हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, डेरिवेशन ही कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्चुअल में कर क्या रहा हूँ, डेरिवेशन कर रहा हूँ। लेकिन देखिए मैं डेरिवेशन कर किसकी हेल्प से रहा हूँ, डायमेंशन की हेल्प से।
तो इसमें मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उस एग्जाम्पल से आपको ट्राई करता हूँ समझाने का, ठीक है। सपोज कि आपके पास में कोई एक पेंडुलम दे रखा है, ये पेंडुलम जिसमें एक बॉब है जिसका मैंने मास मान लिया m, मास है m, ठीक है। उसका टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम है, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड मान लिया मैंने t, ग्रेविटी g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। उस बॉब पे लटक रहा है वो, तो बॉब पे क्या लगेगा, एक्सेलरेशन लगेगा ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका m, t और g, और आपका क्या रहेगा, एक लेंथ रहेगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जिससे वो बॉब या पेंडुलम क्या लगा हुआ है, लटका हुआ है, ठीक है। तो ऐसा करके एक पेंडुलम है आपका, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, l लेंथ, और ये आपका ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो यहाँ तक जाने में और यहाँ तक जाने में क्या लग रहा होगा, एक टाइम, तो वो टाइम पीरियड हो जाएगा, ठीक है। और आपका यहाँ पे नीचे क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक पेंडुलम की दी गई हैं, और मुझे निकालना है कि टाइम पीरियड का रिलेशन क्या होगा। तो ये आपका लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हो गया l। अब ध्यान से देखिए, तो मुझे क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे डेराइव करना चाह रहा हूँ फॉर्मूला। तो मुझे ये सारी चीज़ें तो पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में मुझे ये पता होना चाहिए कि ये टाइम पीरियड का अगर मैं निकालना चाह रहा हूँ तो इसका रिलेशन इनके साथ में क्या है। हमेशा आपको क्वेश्चन में ये चीज़ प्रोवाइडेड रहेगी। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ कि जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। तो यहाँ पे जो मेरा मास है, अब मैं यहाँ पे मास की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ m नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मास के साथ में m की पावर में a लगाऊंगा। अभी मैंने एक्सपोनेंट a क्यों लगाया, क्योंकि मुझे अभी एक्चुअल में पता ही नहीं है, मैं सिर्फ मान के चल रहा हूँ कि जो टाइम पीरियड है वो मास की वजह से इन्फ्लुएंस है, मतलब मास पे डिपेंड कर रहा है। तो इस वजह से मैंने मास की पावर क्या ले ली, a, हमेशा यही करना है। अगेन मैंने टाइम पीरियड लिया और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैंने किसके कर दिया, ग्रेविटी, और ग्रेविटी की पावर मैंने लगा दी b। ऐसे ही टाइम पीरियड मैंने किसके प्रोपोर्शन कर दिया, लेंथ के, वैसे पावर मैंने क्या लगा दिया, c, ठीक है। तो यहाँ पे 3 रिलेशन मैंने आपको दे दिए। फर्स्ट, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। नंबर 3, तो 2 और 3। अब ये मैंने मान के चलाऊँ कि ये सारे के सारे इस पर डिपेंड कर रहे हैं। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो तो मुझे बाद में पता चलेगा, लेकिन मैंने मान के चल लिया यहाँ पे कि ये है। अब यहाँ पे पावर कुछ भी हो सकती है, सपोज यहाँ पे b की वैल्यू जो है वो -1 हो जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी। सबसे पहले आप इसको ऐसे करके लिख लें, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को कंबाइन कर दूंगा, कंबाइन ऑल 3 इक्वेशंस। तीनों को कंबाइन करेंगे तो t जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, m की पावर a, g की पावर b और l की पावर c, ठीक है। अब देखिए उसके बाद में क्या करना है, इसको मैं दे देता हूँ नंबर 4। अब मैं सबके क्या लिखूंगा, डायमेंशंस लिखूंगा, ठीक है। तो मास के लिए डायमेंशन क्या होता है, m, टाइम पीरियड मतलब t क्या डायमेंशन, t, एक्सेलरेशन है इसका डायमेंशन LT-2, और लेंथ है तो इसका डायमेंशन l। सबका डायमेंशन लिख दीजिए। तो जब मैं यहाँ पे सबका डायमेंशन लिखूंगा तो सबसे पहले मुझे इसका प्रोपोर्शनलिटी साइन को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो जब भी मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूँ तो मेरे पास में क्या आता है, ये कांस्टेंट आएगा, और साथ में ये सारे टर्म आएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले पॉइंट में कि कांस्टेंट टर्म क्या होता है, डायमेंशनलेस, तो इसकी डायमेंशन हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो टी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, टाइम है, टाइम पीरियड है तो टी हो गया, के की जगह पे तो के ही रहेगा क्योंकि ये डायमेंशनल लेस है। और m की वैल्यू हम क्या करेंगे, मास है तो इसका डायमेंशन m हो गया, इसकी पावर हो गई a। ग्रेविटी मतलब LT-2, इसकी पावर हो गई b, और लेंथ मतलब l, इसकी पावर हो गई c, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो मैं इसी चीज़ को यहाँ लिख रहा हूँ, t फिर k देन m की पावर a, LT-2 की पावर b, ठीक है, और l की पावर c। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए m अपने पास एक ही है तो m की पावर a हो गया, l मेरे पास यहाँ पे -2 भी और c है, तो यहाँ पे मेरा l जो हो गया वो -2b + c हो गया। देन मेरे पास यहाँ पे t बचा, तो मेरा t कितना हो गया, -2b। मैंने सारे के सारे एक ही ब्रैकेट में कर लिए, ठीक है। और ये मेरा यहाँ पे क्या हो गया, t। तो k तो डायमेंशन लेस होता है, तो इसको और इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वेट। तो इससे पहले मुझे यहाँ पे m और l लिखना पड़ेगा। तो इसे मैं अगर पूरी तरीके से लिखूंगा तो m0 l0 t की वैल्यू 1, ठीक है,
मतलब यहाँ पे अगर कोई टर्म मिसिंग है तो मैं उसकी पावर 0 में लिख सकता हूँ, क्योंकि किसी की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। मैंने ये लिख लिया। यहाँ पे k का कोई मतलब है नहीं तो इसे हटा दो, डायमेंशन लेस है। तो m की पावर al माइनस 2b प्लस c और t की पावर माइनस 2b। आप सिंपल इसको क्या कर लीजिए, इक्वेट। तो जब मैं इसे इक्वेट करूँगा तो मेरा जो m की पावर 0 और यहाँ पे क्या है a, इक्वेट द पावर, सिंपल इक्वेट कर लो। तो a की वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई। माइनस 2b की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, यहाँ पे क्या है 1 1, क्योंकि t की वैल्यू 1, यहाँ माइनस 2b, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस k1/2। यहाँ पे l की वैल्यू कितनी है, 0, तो 0 इज इक्वल टू माइनस 2b प्लस c हो गया। तो यहाँ से 2b इक्वल टू क्या आ गया आपका, c। तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई माइनस 1/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, तो आई होप की समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे करके हम यहाँ पे किस जो भी हमने कांस्टेंट माने थे a b और c, एक्सपोनेंट माने थे m g और l के, वो मैंने यहाँ से क्या कर लिए, कैलकुलेट कर लिए जी। अब जो भी वैल्यू मेरी यहाँ पे कैलकुलेट होके आई है, सिंपली मैं उनको कहाँ रख दूंगा, इसमें रख दूंगा। तो जब मैं इसमें रखूंगा तो देखिए क्या होगा। सॉरी, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। ये मेरा l है ना, तो l की जगह यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, b आएगा। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, b। तो यहाँ हो जाएगा आपका b और ये आपका हो जाएगा c। तो यहाँ c की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 1/, तो ये आपका प्लस का था। ठीक है, प्लस का b है ये। ठीक, तो ये इधर आएगा, ये किसका हो गया, माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब मुझे a b और c का वैल्यू मैं कहाँ रखूँगा, इसमें इक्वेशन नंबर 4 में। तो ये जो मेरा 4 आएगा, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 4। तो जब मैं इसे 4 में रखूँगा इक्वेशंस की वैल्यू को, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m का वैल्यू a है तो a की वैल्यू 0, g की वैल्यू b है मतलब -1/2, और l की वैल्यू c है मतलब l की वैल्यू 1/2। तो इसे मैं कैसे लिखूँगा, t इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा, क्या आ जाएगा, a, m की वैल्यू 0 तो 1 हो गया, और ये l की पावर 1 मतलब अंडर रूट में l प्लस का है तो प्लस, और g जो है नीचे, l/g। ये आपका क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड t इज इक्वल टू k अंडर रूट l/g। अब k कांस्टेंट है तो हम लोग डायमेंशन से डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो k की वैल्यू होती है वो मेरी क्या होती है, 2π। तो यहाँ से आ जाता है आपका t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट l/g। बस ये एक चीज़ रिमेंबर रखना कि ये इस कांस्टेंट की वैल्यू डू नॉट कैलकुलेट फ्रॉम डायमेंशन। डायमेंशनल एनालिसिस से हम लोग इस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बता सकते, लेकिन हम लोग ये रिलेशन बता सकते हैं कि ये प्रोपोर्शनल है या नहीं है। तो आपने देख रहे होगे यहाँ पे, तो जो टाइम पीरियड है वो लेंथ के क्या आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ग्रेविटी के क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये समझ में आया होगा। तो ऐसे करके आप किसी भी फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, डिड्यूस कर सकते हैं, उसका रिलेशन फाइंड कर सकते हैं यूजिंग अ डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, तो आई होप कि ये सब समझ में आया होगा। तो इस वाले चैप्टर को मैं आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ कि इसका सारा पार्ट हो चुके हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन सारे चैप्टर्स जो मैंने इस चैप्टर में पढ़ाई हैं चीज़ें, ये सारी की सारी आपके नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं। इसको मैं इसलिए मैंने इसमें कोई भी चीज़ को छोड़ा नहीं है, सारी चीज़ को कवर किया हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और आप अपना ज़रूर फीडबैक दें अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट करें कि कैसा लगा आपको लेक्चर, या फिर क्या मैं इम्प्रूवमेंट करूं, जिससे मुझे ही पता चले कि नहीं बच्चों को ये चीज़ चाहिए, ये वो चीज़ चाहिए। ठीक है, इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और अगला हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। ओके, थैंक यू फ्रॉम एक्टिव पाठशाला।